नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर और इस नई वीडियो के अंदर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास 12th बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 4, जिसका नाम है वंशागति तथा विविधता के सिद्धांत। उसका एक टॉपिक है वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। वो हम आज पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं आज की इस वीडियो के अंदर। और साथ ही हम देखेंगे मॉर्गन का योगदान जो हमारी जेनेटिक्स के अंदर रहा है, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो आज से गुणसूत्र से जुड़ी हुई चीज़ें स्टार्ट होने वाली है। इससे पहले हमने जितने भी टॉपिक पढ़े हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, उन सब में जीन को आधार मानकर हम लोगों ने पढ़ाई करी थी। एक टॉपिक था लिंग निर्धारण, उसमें गुणसूत्र नाम आया था कहीं ना कहीं। लेकिन इस टॉपिक से आप गुणसूत्र शब्द सुनने वाले हैं, तो अब सारी चीज़ें गुणसूत्र के आधार पर होने वाली हैं। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिए। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के वीडियो को शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों, मेंडल के समय जीन को लक्षणों का नियंत्रक माना जाता था, लेकिन जैसे जैसे इस क्षेत्र में कार्य बढ़ा तो सूक्ष्मदर्शीय संरचना, कोशिका से केंद्रक व केंद्रिक में अभिरंजित होने वाली संरचना गुणसूत्र को देखा गया। तो पहले किसको आधार माना जाता था? जीन को आधार माना जाता था, जिसको मेंडल ने कारक कहा था, फैक्टर कहा था। ये सब चीज़ें हम पढ़ चुके हैं हमारी पिछली वीडियोस के अंदर। अब आगे देखेंगे। गुणसूत्र को देखा गया। जून 1902 तक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति का ज्ञान हो चुका था। जून 1902 तक आते आते क्रोमोसोम की गति का ज्ञान हो चुका था। ये वंशागति का जो गुणसूत्रीय सिद्धांत है उसके मुख्य बिंदु हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो 1902 तक अर्धसूत्री कोशिका विभाजन के दौरान क्रोमोसोम की गति का ज्ञान हो चुका था। वर्ल्डर सटन व बोवेरी ने गुणसूत्रों का व्यवहार किसके जैसा? जीनों के जैसा बताया। इसीलिए इस पर आगे जाकर प्रयोग किए गए, क्योंकि इनका व्यवहार या बिहेवियर किसके जैसा था? जीनों के जैसा था। वह गुणसूत्रीय सिद्धांत प्रतिपादित किया। गुणसूत्रीय सिद्धांत किसने दिया? सबसे पहला प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, तो किसने दिया था? वर्ल्डर सटन और बोवेरी ने दिया था। 1933 में टी.एच. मॉर्गन, थॉमस हंट मॉर्गन ने भी इस सिद्धांत का समर्थन किया, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। 1933 के अंदर और बताया कि विशिष्ट जीन के लिए विशिष्ट गुणसूत्र होते हैं। ये जीन या एलील गुणसूत्र के विशिष्ट स्थल या लोकस पर स्थित होते हैं। तो ये जीन कहाँ पर होते हैं? गुणसूत्र के लोकस पर स्थित होते हैं या विशिष्ट स्थल पर स्थित होते हैं। ये बात किसने कही थी? टी.एच. हंट मॉर्गन यानी थॉमस हंट मॉर्गन ने कही थी। अगली बात, यदि जीन में कोई असमानता या अपसमानता यानी खराबी आ जाए, त्रुटि आ जाए, तो जीव में भी विकार या अपसमानता आ जाती है। ये बात कही थी इस सिद्धांत के अंतर्गत बोवेरी और सटन ने। युग्मक यानी अंडाणु व शुक्राणु एक पीढ़ी से अगली पीढ़ी के बीच पुल का काम करते हैं, क्योंकि इन्हीं के द्वारा गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो युग्मक, शुक्राणु और अंडाणु जो होते हैं वो किसके बीच में? एक से दूसरी पीढ़ी या एक से अगली पीढ़ी के बीच में या जनक से संतान के मध्य एक पुल का काम करते हैं, क्योंकि इनके ही माध्यम से गुणसूत्र अगली पीढ़ी में जाते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं हम जीन व गुणसूत्र में समानता, क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि क्यों गुणसूत्र में आए हम लोग, जब जीन से ही काम चल रहा था, इनमें क्या समानताएं होती है, तब इस पर प्रयोग किए गए। तो चलिए देख लेते हैं इनमें समानता क्या होती है। जीन व गुणसूत्र में समानता की बात करें तो दोनों ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं। दोनों ही स्वतंत्र अपयून व पृथक्करण के नियम का पालन करते हैं। दोनों ही एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थानांतरित होते हैं, यानी जनक से संतति में जाते हैं, स्थानांतरित होते हैं, ट्रांसफ़र होते हैं। दोनों ही स्वतंत्र अपयून या पृथक्करण के नियम का पालन करते हैं। अब ये नियम क्या है, ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, बार बार मैं नहीं बताने वाला। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी इस वीडियो की, जिसके अंदर मैंने इन दोनों नियमों की बात करी है, तो वहाँ पर जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। दोनों ही जोड़ों में होते हैं, यानी जीन भी जोड़े में होते हैं और गुणसूत्र भी जोड़े में होते हैं। अर्धसूत्री विभाजन के कारण जोड़े के गुणसूत्र या जीन अलग अलग हो जाते हैं। अर्धसूत्री विभाजन होगा तो जोड़े के जीन या जो गुणसूत्र होंगे वो अलग अलग हो जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये तो अब हम पढ़ने वाले हैं मॉर्गन का योगदान। एक साइंटिस्ट थे थॉमस हंट मॉर्गन, उनके योगदान को जेनेटिक्स में हम पढ़ने वाले हैं। उन्होंने जो है वो मेलेनोगेस्टर जो मक्खी होती है, यानी
ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर या जिसे फल मक्खी कहा जाता है उसके ऊपर बेसिकली प्रयोग किए थे। इसके प्रयोग हम अगली वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तो फिलहाल हम बात करेंगे इनके योगदान की और इनके कार्यों के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले थॉमस हंट मॉर्गन, इनका पूरा नाम था टी.एच. मॉर्गन इन्हें बोला जाता है। फ्लाईमैन ऑफ जेनेटिक्स, फ्लाईमैन जेनेटिक्स का फ्लाईमैन कहा जाता है। फादर ऑफ पेरीमेंटल जेनेटिक्स, पेरीमेंटल जेनेटिक्स का इन्हें प्रायोगिक अनुवांशिकी का क्या कहा जाता है, इन्हें जनक कहा जाता है। सहलगनता, जीन विनिमय, जीन सहलगनता आदि के ऊपर इन्होंने क्या किया था, अध्ययन किया था, प्रयोग किया था। द थ्योरी ऑफ जीन इन्होंने क्या लिखी थी, पुस्तक लिखी थी, ठीक है। इन्हें ड्रोसोफिला, इन्होंने क्या किया था, ड्रोसोफिला फल मक्खी पर कार्य किया था। क्यों किया था उसके कारण हम देख लेते हैं। इसका पालन बहुत सरल होता है। जैसे मेंडल ने किसका चयन किया था, मटर का चयन किया था, उसी प्रकार हमारे जो मॉर्गन साहब है उन्होंने फल मक्खी का चयन किया था, क्योंकि इसका पालन बहुत सरल होता है, गुणसूत्रों की संख्या कम होती है, ठीक है। जीवन चक्र 2 सप्ताह में पूरा करती है, इसलिए आसानी से इसका अध्ययन संभव हो पाता है। अधिक पीढ़ियों का निर्माण होता है, बहुत सारी पीढ़ियाँ बनाती है। लिंग विभेदन स्पष्ट होता है। आदि सब कारण थे इन्होंने फल मक्खी का चयन क्यों किया। जिस प्रकार से हमने पढ़ा था ना, मेंडल ने मटर के पौधे का चयन क्यों किया, वैसे ही यहाँ पर हम पढ़ते हैं कि फल मक्खी या ड्रोसोफिला का चयन क्यों किया गया, आदि सब बातों के बारे में। अब बात करेंगे वर्क ऑफ मॉर्गन। मॉर्गन ने क्या क्या कार्य किए थे अनुवांशिकी के से जुड़े हुए। तो सन 1933 में मॉर्गन को नोबेल पुरस्कार मिला। किसके क्षेत्र में, औषधीय अनुवांशिकी के क्षेत्र में इन्हें क्या मिला था, नोबेल पुरस्कार मिला था। जेनेटिक्स के संबंध में इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। गुणसूत्रीय भूमिका संबंधी कार्य के लिए। ये देखिए मॉर्गन ने ड्रोसोफिला मेलेनोगास्टर पर अनेक एक संकर एवं द्विसंकर प्रयोग की। एक संकर और द्विसंकर प्रयोग किए, जो कि आगे आने वाली वीडियो में हम डिटेल से बात करेंगे उनकी। इन्होंने ड्रोसोफिला के लिए महत्वपूर्ण सफ़ेद आंख वाले उत्परिवर्ती जीन यानी वाइट आई म्यूटेंट की खोज करी थी। तो ये थे मॉर्गन के कार्य। और इस वीडियो में हमने बेसिकली हमने जाना मॉर्गन कौन थे, मॉर्गन का योगदान क्या था। इसके अलावा हमने पढ़ा वंशागति का गुणसूत्रीय सिद्धांत। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।